नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो यूपी और मैं आपके साथ राजेंद्र रेव। कानपुर से खबर है, बांस मंडी में आग लगने की खबर है। वहां की रेडीमेड मार्केट में भीषण आग लगी है, लेकिन उसे काबू कर लिया गया है। ताजा अपडेट है, आग की चपेट में आसपास के कई टावर भी आ गए थे। एआर टावर, मसूद टावर को आग ने अपनी चपेट में लिया था। हमराज टावर के साथ एसबीआई शाखा तक भी आग जा पहुंची थी। हादसे में कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं, लेकिन जनहानि की कोई खबर नहीं है। ये राहत की बात। कई दुकानें इस हादसे में जलकर खाक, और आप हादसे की तस्वीरें देख रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा था। कई दुकानें जलकर खाक हुई हैं। उन दुकानों में रखा लाखों का माल जो है वो जलकर खाक हो चुका है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस सारे हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हमराज टावर के साथ एसबीआई की शाखा तक भी यह आग जा पहुंची। रेडीमेड के मार्केट में आग लगी थी। फिलहाल जो ताजा जानकारी है उसके हिसाब से इस आग को काबू कर लिया गया है। कई टावर आसपास के आ गए इस आग की चपेट में। एआर टावर, मसूद टावर, हमराज टावर, एसबीआई की ब्रांच, ये सारी चीजें इस अग्निकांड की चपेट में थी। ये बड़ा हादसा, बड़ा भयावह यह अग्निकांड। तस्वीरें इस बात का सबूत जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। बड़े प्रयासों के बाद इस आग को काबू किया गया है। आप देखिए इस आग को काबू करने के प्रयास कैसे किए जा रहे थे फायर ब्रिगेड के द्वारा। और कानपुर रेडीमेड मार्केट में लगी आग पर मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया है। राहत और बचाव के काम में उन्होंने तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाने के भी निर्देश हैं मुख्यमंत्री की ओर से, और सीएम ने उचित उपचार देने के भी निर्देश दिए। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीएम ने संज्ञान लिया इस अग्निकांड का, फौरी तौर पर राहत पहुंचाई जाए। अधिकारियों को निर्देश है उनके, उचित उपचार दिया जाए जो घायल हुए हैं उन्हें, यह भी उनका निर्देश है। और सभी के स्वस्थ होने की और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री ने इस अग्निकांड की घटना का संज्ञान लिया है। तेजी लाने के निर्देश, राहत और बचाव के काम। जो घायल हैं उनको उचित उपचार दिया जाए, यह भी डायरेक्शन है उनका अधिकारियों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। गुरुवार को निकाय चुनाव की आरक्षण सूची नगर विकास विभाग ने जारी कर दी है, और इसके बाद अब निकाय चुनाव के दावेदारों ने अपनी कमर कस ली। नोटिफिकेशन जारी होते ही लखनऊ में दावेदारों का जमावड़ा होना शुरू हो गया। बताया यह जा रहा है कि 7 अप्रैल के बाद कभी भी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं, लेकिन इसमें ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। आपत्तियां दर्ज कराने के अगले दिन निकाय चुनाव की फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। तो 7 अप्रैल के बाद कभी भी निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है, तारीखों का ऐलान हो सकता है। 6 अप्रैल तक जो आरक्षण सूची जारी की गई है, इस पर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। सबकी नजर है चुनाव की तारीखों पर। कुल 33 सीटों पर महिलाओं के लिए बात है। एससी के लिए 8 सीटें और एसटी के लिए भी 1 सीट बढ़ी है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वो 760 निकायों के जारी हुए नोटिफिकेशन पर हमें और विस्तृत जानकारियां देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अनुभव, धीरे धीरे जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है, और उसी के तहत ये लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में खास आप क्या देख रहे हैं, इस आरक्षण में क्या देख रहे हैं, और जो पिछली लिस्ट जारी हुई थी उसमें और इस लिस्ट में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, बिल्कुल एक तरीके से कहें राजेंद्र कि यूपी में जो निकाय चुनाव था जिसे लेकर बहुत संशय था, अब उसका बिगुल बच चुका है। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी, उसके बाद कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस पास किया, फिर गवर्नर ने उस ऑर्डिनेंस को देर रात मंजूरी दी, और फिर कल जिस तरीके से नगर विकास विभाग के जो मंत्री हैं के शर्मा, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी सीटों का क्या आरक्षण होगा ये उन्होंने बता दिया है। 760 जो निकाय हैं वहां पर चुनाव होंगे, एक नगर पालिका में और एक नगर पंचायत में। चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए 2 जगहों पर चुनाव फिलहाल नहीं होंगे।
तो ऐसे में आपने जो पूछा कि पहले जो आरक्षण की लिस्ट जारी की गई थी यानी 5 दिसंबर 2022 को, उसमें और कल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें क्या बदलाव है। देखिए, उसको अगर देखा जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि महिलाओं के लिए 33 सीटें बढ़ गई हैं। यानी नगर निगम में, नगर पालिका में और नगर पंचायत में जो अध्यक्ष और मेयर के पद हैं वहाँ पर, यानी महिलाओं का कहीं ना कहीं हम कहें जो सीट रिजर्वेशन है वो बढ़ी है। दूसरा, जिस तरीके से आप देखिए तो अनुसूचित जाति के लिए भी तकरीबन जो 8 सीटें हैं वो बढ़ गई हैं और इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी 1 सीट बढ़ गई है। यानी पहले जो दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सिर्फ 1 सीट थी, लेकिन अब 2 सीट हो गई। और ये हो पाया है जो ओबीसी कमीशन बना उसने अपनी जो रिपोर्ट दी उसी के बाद ये परिवर्तन हो पाया है। आप सोचिए कि जो 205 सीटें पहले ओबीसी के लिए रिजर्व थी उनकी संख्या तो बिल्कुल वही है, उसमें बदलाव नहीं हुआ। यानी सरकार जो कह रही है कि उसने पहले भी 27% आरक्षण दिया था और इस बार भी जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें भी वही आरक्षण है। पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 34 ऐसे जिले थे जहां पर ओबीसी के लोगों को कोई प्रतिनिधित्व पहले नहीं मिल रहा था, पर अब ऐसे जिलों की संख्या बहुत कम है, केवल 14 ऐसी रह गई है। यानी नगर विकास विभाग के जो मंत्री हैं वो जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि तमाम सरकारों ने जब भी चुनाव कराए कभी उन जगहों पर कोई और खड़ा ही नहीं हो पाया था। अब जब ओबीसी कमीशन का गठन हुआ तो उसने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। खासतौर से अगर हम बात कर लें नगर निगम की बात कर लो, आप देखिए कि जो नगर निगम है 17 उनमें से 6 सीटें महिलाओं के लिए, यानी वहाँ पर महिलाओं की सीटें बढ़ गई हैं। इसी तरह से हमने देखा नगर पालिका में वहाँ पर भी बढ़ गई हैं और नगर पंचायत में भी बढ़ गई। तो अब चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी इसी कोशिश में है कि अब कैसे ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले ये निकाय चुनाव एक सेमीफाइनल की तरह है हर पार्टी के लिए। बिल्कुल। और हर पार्टी ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके नतीजे बहुत मायने रखेंगे इन राजनीतिक दलों के लिए और राजनीतिक वातावरण बनाने में भी इन नतीजों का बहुत महत्वपूर्ण एक रोल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका इन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि नगर निगम का आरक्षण फॉर्मूला क्या है और किस सीट की स्थिति फिलहाल क्या है, ये जानने में आपकी निश्चित रूप से दिलचस्पी होगी। अयोध्या की बात करें, ये अनरिजर्व्ड है, ये सीट अनारक्षित है, इस पर कोई आरक्षण नहीं है। लखनऊ की बात करें, ये महिला सीट घोषित हो गई है। आगरा में अनुसूचित जाति महिला SC महिला ये सीट डिक्लेयर्ड है आगरा की। ऐसे ही झांसी में अनुसूचित जाति की सीट है, ये SC सीट रिजर्व सीट है। शाहजहांपुर में ओबीसी महिला ओबीसी के लिए रिजर्व है और ओबीसी महिला के लिए रिजर्व है शाहजहांपुर की सीट। फिरोजाबाद में ओबीसी महिला के लिए सीट रिजर्व की गई है। सहारनपुर में पिछड़ा वर्ग के लिए सीट रिजर्व घोषित है। मेरठ में पिछड़ा वर्ग के लिए सीट रिजर्व घोषित है। कानपुर में महिला के लिए सीट रिजर्व घोषित है। गाजियाबाद में महिला के लिए सीट रिजर्व घोषित है। वाराणसी में सीट अनारक्षित है, कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं है। प्रयागराज में अनारक्षित सीट है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। अलीगढ़ में अनारक्षित सीट है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। बरेली में अनारक्षित सीट है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। मुरादाबाद में भी अनारक्षित सीट है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। गोरखपुर में भी अनारक्षित सीट है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। और मथुरा और वृंदावन में भी इस सीट पर भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो निकाय चुनाव की तैयारियों में सियासी दल जुटे हुए हैं। आरक्षण पर नोटिफिकेशन के बाद अब उम्मीदवारों का चयन भी होगा। भाजपा ने 17 नगर निगमों की एक वर्चुअल बैठक की है। प्रभारी भी अलग अलग जगहों पर जाकर बैठकें करेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। निकाय चुनाव के तहत उम्मीदवारों के चयन पर अब मंथन किया जा रहा है। आज पार्टी दफ्तर पर नेताओं से मिल सकते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कल भाजपा ने 17 नगर निगमों की एक वर्चुअल बैठक की। प्रभारी भी अब अलग अलग जगहों पर जाकर बैठक करेंगे। आज अपने पार्टी दफ्तर में अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी होने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। नोटिफिकेशन जारी होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर और तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि सपा ने हमेशा से पिछड़ों के अधिकारों को हड़पा है और अपने परिवार के बारे में हमेशा सोचा है। भूपेंद्र जी, बहुत आरोप लगे दिसंबर में जब प्रक्रिया चल रही थी, कहा गया बीजेपी ओबीसी विरोधी है, चुनाव नहीं कराना चाहती। अब तो चुनाव भी हो रहे हैं और ओबीसी को 27% आरक्षण भी मिल रहा है। आरोप लगाने वाले ही विरोधी हैं और उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण को हड़पने का काम किया। समाजवादी पार्टी
हमेशा पिछड़ों के अधिकारों को केवल परिवार तक सीमित रखना चाहती है। हम लोग, हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान में जो प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों के कारण ही चुनाव में आगे बढ़ना, चुनाव टलने का कारण बना। समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं चाहती थी, उन्हीं के लोग अदालत में गए, उन्हीं के स्लीपर सेल के लोग उस सारे घटनाक्रम में सक्रिय रहे। लखनऊ के आसपास के लोग हैं, सब आपको पता है। हमने जब माननीय न्यायालय ने आदेश किया, हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने भी स्पष्ट अपना वक्तव्य जाहिर किया कि हम संविधान में जो भी प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, माननीय न्यायालय के आदेश पर डेडिकेटेड कमीशन बनाकर, और जो भी संस्तुति आई हैं उस संस्तुति के आधार पर ये अवधारणा आरक्षण की प्रकाशित हुई है। तो ये सरकार का कमिटमेंट है और पिछड़े वर्गों के प्रति या समाज के सब वर्गों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसका एक कहीं ना कहीं एक जीता जागता उदाहरण है, प्रदर्शन है ये। कैमरा जितेन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि कोर्ट भी समाजवादी पार्टी के स्लीपर सेल के लोग गए, लेकिन उनका दल हमेशा पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए जागरूक रहा है, काम करता रहा है। आगे बढ़ते हैं, इटावा कोऑपरेटिव चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। आज कोऑपरेटिव चुनाव के लिए बहुत अहम दिन है। अलग अलग समितियों के सभापतियों का आज चुनाव होगा। चुने हुए डायरेक्टर सभापतियों का चुनाव करेंगे। और इटावा में ही मौजूद है सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव। अपनी निगरानी में चुनाव की रणनीति बना रहे शिवपाल यादव। उन्होंने साख का सवाल बनाया हुआ है। और आज बहुत अहम दिन कोऑपरेटिव चुनाव के लिए। चुने हुए डायरेक्टर सभापतियों का चुनाव करेंगे। सारी रणनीति पर नजर है शिवपाल यादव की, और वो इटावा में ही मौजूद हैं। खुद निगरानी कर रहे हैं चुनाव की रणनीति। अलग अलग समितियों के सभापतियों का चुनाव होगा, लेकिन आज कोऑपरेटिव चुनाव के लिए बहुत अहम दिन। अगली खबर सीतापुर से। वहां पर रेउसा सीएससी की मरम्मत में अनियमितता पर भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। जब निर्माण कार्य में भाजपा विधायक ने गड़बड़ी पाई तो पहले मौके पर लोगों से छेनी और हथौड़े के जरिए निर्माण कार्य की गुणवत्ता परखी और इसके बाद खुद फावड़ा लेकर ईंटों को उखाड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए कैसे ज्ञान तिवारी विधायक महोदय का नाम, और छेनी और हथौड़ी से उन्होंने पहले गुणवत्ता परखी और उसके बाद देखिए उसे उखाड़ना शुरू कर दिया। फावड़ा लेकर भाजपा विधायक ने ईंटों को उखाड़ डाला। गुस्से में आ गए इस निर्माण को देखकर, इसकी गुणवत्ता को देखकर, घटिया निर्माण को देखकर। विधायक महोदय को आप एक्शन में देख लीजिए। फावड़ा हाथ में लेकर उन्होंने इस निर्माण की पोल खोली। इधर प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता के बिगड़े बोल सामने आए। भाजपा सांसद ने विपक्ष पर बहुत तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष को चोर कह डाला। साथ कहा कि राहुल गांधी को मोदी, तेली और साहू समाज से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा सांसद ने कहा कि कांग्रेसी ना तो कोर्ट को मानते हैं और न ही कोर्ट के आदेश को मानते हैं। संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ के एक गेस्ट हाउस में आनंदवन इंटर कॉलेज के वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए। कि राहुल गांधी ने 2019 में उनके ऊपर ऐसे अलग अलग प्रदेशों में ऐसे 7 मुकदमे दर्ज हुए थे, और उसमें से एक मुकदमा जो गुजरात में दर्ज हुआ था, उन्होंने कहा था कि जिसके आगे सरनेम मोदी लिखा है, तेली, वो सारे के सारे चोर हैं। मोदी और तेली के हम राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते मैं पूरे देश में उस समय भी इसका विरोध किया था। राहुल गांधी और कांग्रेस को ये तेली और साहू और मोदी समाज से इसको माफी मांगनी चाहिए। अगली खबर प्रयागराज से है, फाफामऊ से है। वहां के आजाद पुल पर 2 ट्रकों की भीषण टक्कर होने की खबर है। एक ट्रक पुल के नीचे गंगा नदी में जा गिरा है, दूसरा रेलिंग पर लटका हुआ है। दोनों ट्रकों के ड्राइवर और एक बाइक सवार समेत कुल 3 लोगों की मौत की खबर है इस दुर्घटना में। पुलिस राहत और बचाव के काम में वहां पर जुटी हुई है। आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए, अनुमान करिए कि ये टक्कर कितनी भयावह थी। ये देखिए आप, ये पुल की रेलिंग से ये ट्रक लटका हुआ है और एक और ट्रक नीचे नदी में जा गिरा है। एक बाइक सवार की भी जान चली गई है इस हादसे में।
बहुत तेज रफ्तार थी दोनों ट्रकों की जब टक्कर हुई आज भोर में, तड़के सुबह। हादसा ग्रेटर नोएडा में भी हुआ है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर यह हादसा हुआ है और टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लगने की खबर है। आग में जलकर ट्रक ड्राइवर की मौत की अफसोसनाक खबर भी मिल रही है। हादसे के बाद ट्रक के केबिन में यह ड्राइवर फंस गया था, जलकर इसकी अफसोसनाक मौत हुई है, दर्दनाक मौत है। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। भीषण आग लग गई थी इस ट्रक में, इसके केबिन में ड्राइवर फंसा और जलकर उसकी दर्दनाक मौत। हादसे के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। ट्रक की हालत देखकर आप अनुमान कर सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार थी और इस हादसे में हुआ क्या। इसी ट्रक के केबिन में इसका ड्राइवर फंस के रह गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। जलकर आग में ड्राइवर की जान गई। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर यह हादसा हुआ। भीषण आग लगी ट्रक में। जला हुआ ट्रक भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, यूपी के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को जालंधर का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। जी, भाजपा ने पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को अपना चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी होंगे जालंधर उपचुनाव में। पंजाब के जालंधर उपचुनाव में, लोकसभा के उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को अपना चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी महेंद्र सिंह के ऊपर, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं और मंत्री रह चुके हैं, और अब की बार उनको एक बड़ी जिम्मेदारी चुनाव प्रभारी की पार्टी की ओर से जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए। अगली खबर कुशीनगर से है। सनसनीखेज खबर है, बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या की खबर है। बेटे पर ही अपने पिता की हत्या का आरोप लगा है। कुल्हाड़ी से बुजुर्ग की हत्या का आरोप है। पिता और बेटे में कई महीनों से विवाद चल रहा है। पुलिस अब इस आरोपी बेटे की तलाश में जुटी हुई है। कुशीनगर में यह हत्याकांड, बेटे ने ही पिता की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी। सनसनी फैली हुई है पूरे इलाके में। आप सकते में खड़े लोगों को भी देख सकते हैं इस हत्याकांड के सामने आने के बाद। इस आरोपी बेटे की अब तलाश कर रही है पुलिस। कुल्हाड़ी से अपने बुजुर्ग पिता की हत्या का आरोप है। महीनों से विवाद चल रहा था पिता और पुत्र में। बेटे पर अपने ही बुजुर्ग पिता की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या का आरोप। कुशीनगर में सनसनी पूरे इलाके में। पुलिस अब इस आरोपी बेटे की तलाश में। अगली खबर रामपुर से है। आजम खां के घर पर एक शख्स ने कपड़ा फेंक दिया। काली थैली में लाल चुनरी रखकर शख्स ने घर के अंदर वो फेंक दिया और ये सब कुछ, और कपड़ा फेंकने वाला व्यक्ति भी सीसीटीवी में कैद हो गया। आजम खां की पत्नी तजीन फातिमा ने इस बात की पुलिस में शिकायत की है और पुलिस सीसीटीवी के जरिए इस आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है। आपको बताएं कि आजम खां की पत्नी ने एसपी रामपुर को एक चिट्ठी लिखकर पुलिस से घटना के बारे में शिकायत की और भविष्य में अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता जताते हुए कहा कि उनके घर पर पुलिस के वायु श्रेणी की सुरक्षा लगे होने के बावजूद इस तरह पोटली फेंकी गई है, उससे आने वाले दिनों में कोई संगीन वारदात भी हो सकती है। अब सवाल यह कि क्या आजम खां के घर कोई जादू टोना करने का प्रयास है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पोटली को और पोटली के अंदर जो लाल चुनरी रखी हुई थी उसको भी फेंकने वाले शख्स को फेंकते हुए भी आप देख सकते हैं। जिस तरह से फर्जी मुकदमों में हमें फंसाया जा रहा है और फंसाया जा चुका है, पता नहीं अब इसके आगे और क्या करना चाहता है पुलिस और प्रशासन। आज सुबह जब मैं अपना गेट खोलने के लिए गई तो मैंने देखा गेट के अंदर, बाहर की मतलब गेट की दीवार के अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है, काफ़ी ढेर सारी एक पोटली में बंधा हुआ, जो कि बाहर से घर के अंदर फेंका गया है। आजम खां साहब के आवास में एक पोटली टाइप का कुछ फेंका गया है। उस पोटली में कुछ इस तरह की कपड़े हैं, टोपी है, कुछ जैसे मज़ार पर या कहीं उतार करके फेंक दिए जाते हैं। एक आदमी है जो पहचाना जा सकता है, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं हुई है।
जिसने देखा होगा अवश्य उसे पहचान लेगा। तो वो आदमी इधर से गुजरता है और वो पोटली को आवाज़ से फेंकते हुए आगे चला जाता है। तो इसकी जांच करेंगे कि कौन आदमी है, कोई इसने फेंका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।